नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि कैसे डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल्स को जल्द से जल्द इसी महीने फ्रांस के साथ इंजन डील को फाइनल करने के लिए कहा है। तो इस इंजन की जो पूरी डेवलपमेंट है वो भारत में होगी और साथ में इसकी जो सारी टेस्टिंग है उसको भी भारत में ही कंडक्ट किया जाएगा। और इसके लिए DRDO ने पहले ही एक इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी के ऊपर काम शुरू कर दिया है। तो इस इंजन को बनाने के लिए लगभग 7 साल की अग्रेसिव टाइमलाइन को रखा है। तो यहाँ पर इस अग्रेसिव टाइमलाइन को देखते हुए लगता है कि ये जो इंजन है ये M88 के 4 वेरिएंट के ऊपर बेस्ड हो सकता है, जो कि लगभग 95 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करता है। या फिर इसके बजाय अगर इस इंजन को नए सिरे से यानी कि नए इंजन के तौर पर डेवलप किया जाता है तो यहाँ पर राफेल के M88 और साथ में DRDO ने अब तक इंजन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है तो उसको इस नए इंजन के लिए बोरो किया जा सकता है, ताकि ये जल्दी और साथ ही टाइम के ऊपर बन करके तैयार हो। तो दोस्तों, इस मूव से हम इस इंजन को भारत में ही बना सकते हैं, जैसे कि हम पहले ही सुखोई 30 MKI जैसे जो फाइटर जेट और उनके इंजन है उसको भी भारत में ही बनाते हैं। तो भारत को जो MMRCA डील के तहत लगभग 114 फाइटर जेट लेने हैं, जिनमें लास्ट में आकर के राफेल को ही ऑर्डर किया जाएगा। तो ऐसे में वे जो फाइटर जेट है उनको भारत में ही असेंबल किया जाएगा, जैसे कि हम पहले Su-30 MKI को करते हैं। तो पहले से ही जो MMRCA डील है उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यही है कि जो भी फाइटर जेट सिलेक्ट किया जाएगा उसे भारत में ही बनाया जाए। तो ऐसे में ये फ्रांस और भारत दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि राफेल का जो F4 वेरिएंट है वो 2024 तक आएगा। और दसॉल्ट की अगर आप ऑर्डर बुक को देखते हैं तो उनको पहले ही UAE के द्वारा लगभग 80 राफेल के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। इसके अलावा हाल ही में इंडोनेशिया ने भी लगभग 42 राफेल के ऑर्डर दिए हैं और इजिप्ट ने भी हाल ही में फॉलो ऑन ऑर्डर के तौर पर जो 30 राफेल है उनके ऑर्डर दिए हैं। और इसके अलावा दसॉल्ट के पास पहले से ही काफ़ी सारे ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हैं, तो उनकी ऑर्डर बुक बड़ी आसानी से यहाँ पर 200 से ज़्यादा राफेल की हो जाती है। तो ऐसे में अगर इसी बीच भारत भी लगभग 114 राफेल के F4 वेरिएंट को ऑर्डर कर देता है तो डेफिनेटली फ्रांस की जो दसॉल्ट है उनको इन राफेल को डिलीवर करने के लिए एक एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन लाइन है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, और इसके लिए वे पहले ही काम शुरू कर चुके हैं। तो जब तक राफेल का F4 वेरिएंट अपने मास प्रोडक्शन में जाएगा तो ऐसे में फ्रांस और भारत दोनों के पास ये चांस है कि हम इसकी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको भारत में शिफ्ट कर ले। और इसके लिए जो एक आधार या फिर जो एक बेसिक वर्क होता है वो पहले ही शुरू किया जा चुका है। तो DRAL यानी कि दसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, तो इन्होंने 2022 के एंड या फिर 2023 की शुरुआत में नागपुर के मिहान में राफेल की MRO फैसिलिटी को तैयार कर लेना है, जहां पर राफेल फाइटर जेट की जो ओवरऑलिंग का काम है वो भी किया जाएगा। और इसके अलावा यहां पर फ्रांस का ये प्लान है कि इसी MRO फैसिलिटी से जो एशिया के फाइटर जेट है उनकी भी जो ओवरऑलिंग है वो की जा सके। तो इसके बाद फ्रांस के दसॉल्ट ने भारत में अपने DRL के प्लांट से CKD यानी कि कंप्लीटली नॉक्ड डाउन राफेल तो इनको बनाने की योजना बनाई है, जिससे कि उनके पास एशिया से जो ऑर्डर आते हैं या फिर भविष्य में जो ऑर्डर आएंगे उनकी पूर्ति की जा सके। तो फ्रांस को पहले ही एशिया से काफ़ी सारे ऑर्डर मिल चुके हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, UAE और इसके अलावा इजिप्ट, और साथ ही साथ भविष्य में भारत भी और राफेल को ऑर्डर कर सकता है। तो अगर आप बात करें इस प्लांट की कैपेसिटी की तो ये लगभग 1 महीने के अंदर 2 राफेल और 1 साल के अंदर लगभग 24 राफेल फाइटर जेट को बनाने में सक्षम होगा। और ये जो प्रोडक्शन रेट है ये यहाँ पर फ्रांस के प्रोडक्शन रेट से मैच भी करता होगा। तो फ्रांस ने हमें पहले ही ऑफर दिया है कि अगर हम MMRCA डील के तहत राफेल फाइटर जेट को सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे में वे राफेल की जो 70% की असेंबली लाइन है उसको भारत में शिफ्ट कर देंगे। तो अब से कुछ महीनों पहले फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर की भारत में एक विजिट थी, तो उसी दौरान भारत ने फ्रांस को मना लिया था कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत उनके जो इंजन है उसको भारत में ही बनाएंगे, जिसके ऊपर पहले से काम शुरू हो चुका है। जो हेलीकॉप्टर के इंजन है उसको लेकर के फ्रांस पहले ही मान चुका है। तो अगर ये इंजन डील हो जाती है तो इसके बाद हम फ्रांस को इस इंजन को भारत में ही असेंबल करने के लिए भी मना सकते हैं, जिससे कि
फ्रांस ने हमें ये जो 70% की असेंबली लाइन भारत में शिफ्ट करने का ऑफर दिया है, तो इस परसेंटेज को भी हम यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर डिफेंस के सेक्टर में जैसे ही मैं रिलायंस का नाम लेता हूँ तो बहुत से लोगों को ये यकीन नहीं होता है कि रिलायंस भी डिफेंस के सेक्टर में एक्टिव है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो रिलायंस है वे पहले से ही राफेल फाइटर जेट के जो इंजन्स होते हैं तो उनको कवर करने के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको पहले से ही ये डिलीवर करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में DRL के तहत जो भारत में असेंबली लाइन शिफ्ट की जाएगी, तो ऐसे में भारत को 51% के जो शेयर है वे मिल सकते हैं, जबकि दसोल्ट के पास केवल 49% के शेयर ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम असेंबली लाइन को भारत में शिफ्ट कराते हैं तो डेफिनेटली हमें जो राफेल फाइटर जेट हैं वे थोड़े महंगे पड़ सकते हैं। इसके बारे में भी अब हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ इससे जो पूरा इकोसिस्टम है वो तैयार होगा और इस MRFA कंपटीशन में हमें जो टेक्नोलॉजी है वो भी मिलेगी, जिसका इस्तेमाल हम TEDBF MK और साथ में तेजस MK2 के अंदर भी कर पाएंगे और भारत पहले भी ऐसा कर चुका है। तो जब भारत ने रशिया के साथ 272 Su-30 MKI को लेने की डील फाइनल की, तो उसमें जो Su-30 MKI फाइटर जेट है उनको भारत में ही असेंबल करना था। लेकिन इसमें सबसे मज़ेदार फैक्ट पता क्या है कि हमको एक Su-30 MKI की जो यूनिट कॉस्ट है वो 60 से लेकर के 62 मिलियन US$ में पड़ी, जबकि हम चाहे तो डायरेक्ट रशिया से इस फाइटर जेट को 25 से लेकर के 30 मिलियन US$ में ले सकते हैं। तो यही से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत ने पहले भी कितना खर्च किया है जिससे कि हमारे यहाँ एक इकोसिस्टम डेवलप हो सके। इसके अलावा हमारी जो कंपनियां हैं उनको एक फाइटर जेट को असेंबल करने का जो एक्सपीरियंस है वो भी मिल सके। और इस पूरी डील से हमारा जो तेजस प्रोग्राम है तो उसमें भी हमें अच्छी खासी जो मदद है वो मिली है। तो हम पहले से ही 36 राफेल फाइटर जेट को ऑपरेट करते हैं और इसके बाद अगर हम 114 और राफेल फाइटर जेट को लेते हैं तो ये आंकड़ा लगभग 150 के आसपास हो जाएगा। और इतनी बड़ी फ्लीट को लगातार इस्तेमाल करने के लिए भारत में ही असेंबली लाइन का होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इससे पहले हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जैसे कि हमने फ्रांस से मिराज 2000 फाइटर जेट लिए, लेकिन आज की तारीख में उनका जो प्रोडक्शन है वो बंद हो चुका है। तो ऐसे में हमको इनके पार्ट्स के लिए पुराने लगभग 24 मिराज 2000 फाइटर जेट लेने पड़े हैं। तो ऐसे में अगर इस साल भी इस डील को फाइनल किया जाता है तो 2026 से पहले हमको राफेल का F4 वेरिएंट नहीं मिलने वाला है। तो इसी टाइमलाइन का हम थोड़ा सा फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर आज से काम शुरू किया जाए तो DRAL का जो प्लांट है तो उससे भी 3 से लेकर के 4 साल के अंदर हम पहला राफेल फाइटर जेट रोल आउट कर सकते हैं, जिससे कि हमें जो फाइटर जेट हैं वे भी इसी टाइमलाइन के अंदर जल्द ही मिल सके। तो राफेल का F4 वेरिएंट नए अपग्रेड्स और साथ में चेंजेस के साथ में आएगा, तो ऐसे में उसकी जो कॉस्ट है वो पुराने राफेल F3 के बजाय 10 से लेकर के 15% ज़्यादा होगी। और इसमें आप 5 से लेकर के 10% तक का जो इन्फ्लेशन रेट है उसे भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये 6 से लेकर के 7 साल का होगा। तो ऐसे में जो हमें राफेल फाइटर जेट हैं वे 15 से लेकर के 25% और ज़्यादा महंगे पड़ेंगे, जिससे कि इस डील की जो कॉस्ट है वो पहले 18 से लेकर के 20 बिलियन US$ के आसपास आंकी गई थी, लेकिन यहाँ पर ये बड़ी आसानी से 25 से लेकर के 26 बिलियन US$ तक जा सकती है, जिसके अंतर्गत हमको हर एक राफेल फाइटर जेट की जो कॉस्ट है वो 100 मिलियन US$ से भी ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन इस सब के बीच हमको टेक्नोलॉजी मिलेगी, साथ में हमारे यहाँ पर एक इकोसिस्टम भी डेवलप होगा और उसी प्लांट से हमारे जो भविष्य के फाइटर जेट हैं उनको भी मदद मिलेगी। और इसके अलावा भारतीय वायुसेना जो C295 एयरक्राफ्ट हमने खरीदे हैं तो वे प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से खरीदे हैं। तो ऐसे में उसके सक्सेस को देखते हुए जो MMRC डील है तो उसको भी प्राइवेट कंपनियों की मदद से कराना चाहती है, जिससे कि हमारी जो प्राइवेट डिफेंस कंपनियां हैं उनको भी आगे आने का मौका मिलेगा और वे भी डिफेंस के सेक्टर में एक जाइंट के तौर पर उभर सकेगी। तो दोस्तों बाकी तो इस पूरे एनालिसिस के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और पूरी वीडियो को समझने और देखने के बाद ही कोई कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों बाकी तो इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।